अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज सिविक्स ऑफ पाकिस्तानी के इल्म शहरियत क्लास इंटर कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। और जो हम आज का टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ होगा, यानी कि आइनी मसला। जो कम्युनल राइट्स के बाद सबसे अहम मुद्दा खड़ा हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज़ थे, जो आइनी मसला था कि जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। उसके मुतालिक हम आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कस और इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इशू था जो भारत में उठाया गया। अब इसको समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो आखिरी बार डिस्कशन की थी वो कम्युनल राइट्स की थी, यानी कि फ़िरका वाराना फसादात जो हुए थे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट के बाद, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपने थोड़ा भी नोट किया हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें डिक्लेरेशन पास करना था 1917 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, यानी कि जद्दागाना जो आइनी जो मसला है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा यही मुद्दा चल रहा था। हिंदुओं की जो हॉस्टैलिटीज़ थी वो वॉर के बाद एंड होनी थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई ना कोई पास करवाना था गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1919। अब इन्होंने जो ये एक्ट पास करवाया तो उसके कोई ना कोई सिग्निफिकेंट प्रोविजंस थी, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इन प्रोविजंस की अहमियत थी शिकों की, जिसमें सबसे पहला ये था कि वो डायरकी को, यानी कि जो उस वक्त के जितने भी दो तरफाना जो बोलते हैं ना कि तसादुम चल रहा था, इंतशार चल रहा था, जो भी आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो ख़त्म करना था। इंडियंस के जितने भी यहाँ पे सूबे थे उनमें ख़त्म करना था। प्लस दूसरा प्रॉमिस किया, वादा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अब ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर रख रही थी क्योंकि उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कम्युनल राइट्स में जो थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि जितने भी इंतशार थे, जितना भी तसादुम फैल रहा था, उसको रोकने का अमल सिर्फ यही था। अब अगर यही था तो उसमें क्या नतीजा निकला, अब ये रिज़ल्ट क्या निकला इसके बाद। देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं किसी को, क्योंकि किसी भी मुल्क को कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। कवानीन अगर नहीं होंगे तो आपके जितने भी सवालात हैं, रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ में, कानून साजी में, वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इस नेचर के फ्यूचर को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर था इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट में लाना था और डायरकी को ख़त्म करना था। दो तनाज़ा जो था यानी कि हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान, वो ख़त्म करना था। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि 1927 में, यानी कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया एक कमीशन और उसको रिपोर्ट बनाने का बोला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स खड़ी क्रिएट हो रही हैं, आइनी मसला क्रिएट हो रहा है। अब ये इतना बढ़ रहा है तो उस वक्त के जो सर जॉन साइमन थे जिनको अपॉइंट किया गया, ठीक है, और वही ब्रिटिश मेंबर्स को अपॉइंट करने वाले थे, सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स को, तो उन्हीं के हिसाब से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तसादुम दो के दरमियान चल रहा है, इंडिया और मुस्लिम्स, इंडियन और मुस्लिम्स, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान चल रहा है, और ब्रिटन्स बना रहे हैं ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को, जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं दोनों के दरमियान इंडिया में, कांग्रेस पार्टी ने इसको बाइकआउट किया और मुस्लिम लीग ने इसकी ओपिनियन को पहले समझने की कोशिश की कि वो क्या बनाना क्या चाहते हैं, किस तरह से वो दोनों पार्टीज़ को या उन चीज़ों को तकसीम करना चाहते हैं। तो मिस्टर जिन्ना ने भी इसका बाइकआउट किया, मगर सर मोहम्मद शफ़ी जो फेवर थे, कोऑपरेटिंग कर रहे थे सर साइमन कमीशन को, उस वक्त दो सेशन हेल्ड हुए 1927 में लाहौर में हुआ, जहाँ पे प्रेसिडेंटशिप संभाली गई सर मोहम्मद शफ़ी ने, और कलकत्ता में जो उन्होंने दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कौन थे? मोहम्मद याकूब एज अ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बना रहे हो लेकिन दोनों पार्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो बनाना चाहिए आइन, लेकिन वो बना नहीं पा रहे। अब ये पूरा आइन जब भी बनेगा तो किसके हिसाब से बनेगा? ब्रिटेन्स के हिसाब से बनेगा, और जो वो लोग कहेंगे वो लाजमी करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि मुस्लिम के कवानीन और हिंदूज़ के कवानीन बिल्कुल अलग होते हैं, तो ब्रिटेन्स के कवानीन भी तो बिल्कुल अलग ही होंगे ना। अगर वो चाहेंगे कि हाँ इंटॉक्सिकेशन, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि शराब नोशी आम होनी चाहिए, तो फिर ये तो आम हो गई, और जब आम हो गई तो उससे मुसलमान भी बहकेंगे, और बहकेंगे तो उनका ईमान ख़त्म हो। अब देखो, ये वो लॉज हैं जो उनके दिमागों में नहीं आ रहे। अगर आपने यहाँ पे कोई काम करना है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं कि किसी को भी हर्ट ना हो।
ایک تکلیف نہ ہو، پہنچے نہیں، کیونکہ آگے چل کے پھر وہ انتشار میں پھر تبدیل ہو جائے گا، اور جب انتشار میں تبدیل ہوگا تو پھر کس پہ الزام پہلے لگائیں گے؟ مسلمانوں پر، کیونکہ ان کے لاس لمٹس ہیں، ان کے یہاں شراب نوشی حرام ہے. باقی ہندوز میں بھی کچھ کلاس سسٹم جیسے شتریا کے کلاس سسٹمز میں نہیں ہے، لیکن باقی کلاس سسٹم میں تو ہے. اور پلس برٹنز اگر اس لاء کو یہاں پہ امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر آپ اگین رائٹس ختم کر رہے ہو مسلمانوں کے. رائٹس، حق ہر بندے کا اپنے حساب سے نہیں، ملک کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن ان کو حق کا تحفظ ملنا چاہیے، پروٹیکشن جس کو ہم کہتے ہیں. اگر وہ پروٹیکشن ہی نہ ہو تو پھر لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ ہم لوگ یہاں پر کیا ہیں، غلام ہیں. اور سلیوری زیادہ انتشار پیدا کرتی ہے بنسبت قوانین سے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہو یا آپ کو کوئی چیز بڑی جلدی سمجھ میں آ گئی ہو تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جو لا علم ہے، نہیں جانتے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.